Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha, and in today's Sankalp series session, we are going to discuss the topic work ethics and workplace, which is a topic from module D of Principles and Practices of Banking. So it's a very important topic, and you need to focus on your important topics right now because we have hardly 40 days left for the examination. तो important topics, important MCQs और previous year questions पे आपको इस समय focus करना है. तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलेंगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है ई बुक्स का, जिसके थ्रू आप 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम मई 23 टू मई 25 डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि जो इस टाइम पे एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सके. चलिए अब हम इस टॉपिक पे आते हैं. सबसे पहले वर्क एथिक्स क्या होता है? वर्क एथिक्स एक सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स होता है या वैल्यूज होते हैं जो एक एम्प्लॉय अपने काम पे यूज करता है. अब गुड वर्क एथिक भी हो सकते हैं, पुअर वर्क एथिक भी हो सकते हैं. देखो, अगर एक एम्प्लॉय टाइम पे काम पे आता है, टाइम पे जाता है, टाइम पे अपने सारे प्रोजेक्ट्स फिनिश करता है, जरूरत पड़ने पे कभी ओवर टाइम भी कर लेता है, और ब्रेक्स के टाइम पे ही अपना फोन यूज कर रहा है, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स काम पे डिस्कस नहीं कर रहा है, गलती हो जाए तो एडमिट करता है, वो आपका एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसके गुड वर्क एथिक्स है. पुअर वर्क एथिक में क्या है कि देखो जी, टाइम पे आना नहीं है, जल्दी चले जाना है, काम के टाइम पे मिंत्रा पे शॉपिंग कर ली, है ना, इंस्टाग्राम देख लिया और यूट्यूब पे स्क्रोलिंग कर ली, दूसरों को ब्लेम कर देना, जितनी मर्जी अर्जेंसी हो, उसको कोई मतलब नहीं है उस चीज से, हो रहा है हो रहा है, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, वो बॉदर नहीं करा टारगेट्स के बारे में. तो ये पुअर वर्क एथिक है. ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क एथिक है. अब ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में जो वर्क एथिक्स हैं वो बिल्कुल ही सेम रहे. यूनिवर्सल नहीं है. हर कंट्री, हर रिलीजन, हर ऑर्गेनाइजेशन, इवन हर डिपार्टमेंट के जो वर्क एथिक्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. इवन अगर आप कंट्रीज की बात करें, ऑस्ट्रेलिया है या नेदरलैंड्स, नॉर्वे है, वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. इफ यू आर डन एट 5, यू आर डन एट 5, दे विल नॉट कॉन्टेक्ट यू आफ्टर 5. लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें, जो लोग थोड़ा ओवर टाइम कर लेते हैं उन्हें मैनेजर एक अच्छी नजर से देखता है. हमारे यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है. तो यहाँ पे जो ऐसा एम्प्लॉय है जो डॉट 9 बजे आके डॉट 5 बजे चला जाएगा ना, उसको थोड़ा देखेंगे, अरे इसको तो जाने की पड़ी रहती है. तो डिफरेंट है. और अगर हम ये सोचें कि किसी एम्प्लॉय का वर्क एथिक पुअर है, क्या उसे इम्प्रूव किया जा सकता है? यस. आप ट्रेनिंग करके, इंटरवेंशन करके, प्रॉपर वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके वर्क एथिक्स को इम्प्रूव भी कर सकते हो. ठीक है. तो अब एथिकल बिहेवियर एट वर्क प्लेस की बात करें, तो ऐसे आपके एक्शंस जिसे आपके इंटरनल मैनेजमेंट भी अप्रिशिएट करती है, कलीग्स भी अप्रिशिएट करते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी अप्रिशिएट करते हैं. अगर आप एथिकली बिहेव करते हो, एथिकली काम करते हो, इट्स गुड फॉर एवरीवन एंड यू विल बी अप्रिशिएटेड. आप टाइम पे आ रहे हो, कस्टमर्स के साथ अच्छा डील कर रहे हो, अपने अच्छे से काम कर रहे हो, तो एवरीवन विल अप्रिशिएट इट. ठीक है. अब एक एथिकल वर्क प्लेस को अगर हमें पहचानना हो, तो कैसे पहचानोगे? देखो, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सारे कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स हैं, कि बैंक में कोई अमीर आदमी आ रहा है, गरीब आदमी आ रहा है, विमेन आ रही है, मैन आ रहा है, ट्रांसजेंडर आ रहा है, सबको आप रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जा रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, सब लोग अपने काम के प्रति कमिटेड हैं, और काम की बात हो रही है कुछ, देखो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी अपनी पर्सनल कोई बहुत दुखी हो आप कर ही नहीं सकते बात, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बस काम के टाइम पे घर की बातें करते रहते. दैट्स नॉट गुड वर्क प्लेस एथिक. आप काम की बात करिए, ठीक है, और अपने को एम्प्लॉयज को भी इज्जत से अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दीजिए, जरूरत से ज्यादा फ्रेंडली के हाथ मार के और वो सब नहीं करना चाहिए. ठीक है. थोड़ा सा अपना जो एक कलीग के साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए वो हमें रखना चाहिए है. और उसके बाद अननेसेसरी अपने एम्प्लॉयर की बुराई नहीं करनी है. अगर आपका एम्प्लॉयर कोई नई पॉलिसी लेके आया है, आपको पता है अच्छी है, तो अननेसेसरली कूल बनने के लिए बुराई करते रहो एम्प्लॉयर की, दैट इज नॉट अ गुड थिंग. ठीक है. तो अगर मैनेजर पे कोई चीज एप्लीकेबल है और टीम पे एप्लीकेबल है, फिर बात बनती है. अगर मैनेजर सबको बोल रहा है कि कल से तुम लोग टाइम पे आना, और खुद वो 12 बजे आ रहा है, तो ये एथिकल वर्कप्लेस नहीं रहेगा ना. सो रूल्स शुड अप्लाई टू एवरीवन. अब कई बार हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ना अनएथिकल बिहेवियर होता है. उसके क्या कारण है कि लोग अ, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, गलत तरीके से काम कंप्लीट कर रहे हैं. तो जिसमें सबसे पहले आता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कोड ऑफ एथिक्स.
अब हर ऑर्गेनाइजेशन में ना एक कोड ऑफ कंडक्ट का डॉक्यूमेंट, कोड ऑफ एथिक्स का डॉक्यूमेंट, कुछ बेसिक गाइडलाइंस होने चाहिए। तो अगर वो मिसिंग हो ना, कई बार उसके कारण भी अनएथिकल बिहेवियर हो जाता है कि प्रॉपर गाइडलाइन ही नहीं है एम्प्लॉय को। फिर लैक ऑफ डियर ऑफ एक्शन, इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि मैं गलत काम कर रही हूँ, मुझे कोई सजा नहीं मिल रही है, तो जो साथ वाले लोग हैं ना, उनको लगेगा कि ये गलत काम कर रही है, ये लेट आती है, जल्दी चली जाती है, ये तो है ना फीमेल एम्प्लॉई है, इसको कोई कुछ नहीं बोलता, हम भी क्यों करें, है ना? और कोई कुछ गलत कर भी रहा है, उसको कोई सजा ही नहीं मिल रही है, तो फिर बाकी लोगों को लगता है कि इसको सजा नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब हमें भी नहीं मिलेगी, तो हम भी अच्छे से, हमें क्या जरूरत है अच्छे से काम करने की। ठीक है, उसके बाद अनरियलिस्टिक टारगेट। अब मुझे अगर लेक्चर लेने के लिए बोला जाता है, मैं 2 लेक्चर्स ढाई ढाई घंटे के आराम से दिन में ले लूंगी। लेकिन अगर मुझे बोला जाए कि दिन में आप 4-5 लगातार बैक टू बैक पढ़ाते रहो, ऑब्वियसली अनरियलिस्टिक टारगेट्स मुझे अगर दिए जा रहे हैं कि इतना आप काम करके दे दो, क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, या मैं किसी ना किसी तरीके से बस शॉर्टकट निकालने की कोशिश करूंगी, तो दैट विल बी अनएथिकल, है ना? उसके बाद अगर मेरा कोई एम्प्लॉई है, मान लो मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ और वो बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर वो मुझे बोल रहा है कि अरे यार तुझे क्या जरूरत है इतना काम करने की, तू ऐसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो कई बार आप दूसरे की इन्फ्लुएंस में आ जाते हो। ठीक है, तो अनएथिकल बिहेव करने लग जाते हो। फिर अनप्रिंसिपल लीडरशिप, आपका मैनेजर ही अच्छा नहीं है, मैनेजर को तो बाय एग्जाम्पल लीड करना है, वो लेट आ रहा है, काम ढंग से नहीं करता, दूसरों पर अपना काम डाल देता है, अब वो अगर ऐसा है, तो वो बाकियों को कहने के लिए भी उसकी जो कैपेसिटी है वो डिमिनिश हो जाती है। उसके बाद मीन्स आर नॉट अप्रिशिएटेड, इसका मतलब क्या है? एक होता है मीन्स, किसी चीज को करने का जरिया, और एंड वो रिजल्ट। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको और मुझे सेम सेल टारगेट दिया गया, आपने एकदम कायदे से प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके मन से टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश करी, आप सिर्फ 85% टारगेट कंप्लीट कर पाए क्योंकि अनरियलिस्टिक टारगेट था। ठीक है, लेकिन आपने वो 85% सही तरीके से किया, आपने जो मीन्स चूज किए वो सही थे। मैंने 100% टारगेट अचीव कर लिया शॉर्टकट अपना के, मैंने कोई रूल्स नहीं फॉलो किए, और मेरी वाहवाही होगी, मुझे एकदम प्राइज मिल गया कि ये बेस्ट परफॉर्मर है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं सही तरीके से काम कर रहा हूँ, मेरे सही तरीके को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस किया जा रहा है कि एंड ही इंपॉर्टेंट है। बीच में क्या हो रहा है, उसे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही कि इसने शॉर्टकट से गलत तरीके से टारगेट कंप्लीट कर लिया। तो इन सब से एक ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल बिहेवियर आता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती है, जैसे अब्यूज ऑफ ऑफिस ईमेल। अब जैसे एक एम्प्लॉय ने क्या किया, कोई मीटिंग हुई, ठीक है, और उस मीटिंग में कुछ डिस्कशन हुए, उसने ना उस मीटिंग में जो भी डिस्कस हुआ उसको थोड़ा तोड़ मोड़ के सबको मेल कर दिया कि देखो जी, ये तो ऐसी बातें करते हैं अंदर, ये अच्छे लोग नहीं है, या रिजाइन करते हुए एक पर्सन ने रिजाइन किया, उसने ऑफिस के 50-60 लोगों को सीसी में रख के मेल कर दिया कि ये लोग अच्छे नहीं है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। ये चीजें अनएथिकल है। अब्यूज ऑफ ऑफिस ईमेल आपको नहीं करना है, वो काम के लिए है, उसको काम के लिए यूज करना चाहिए। फिर प्री एम्प्लॉयमेंट टेस्ट करवाना, ऐसे टेस्ट करवाना जिसका काम से लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी विमेन को बोलो कि नहीं आपको तो प्रेगनेंसी टेस्ट कराना पड़ेगा, कि हम तो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं रखेंगे, कि हमें मेटर्निटी बेनिफिट देने पड़ेंगे, ये अनएथिकल चीज है। ठीक है, आपकी कोई पर्सनल हैबिट में अगर ऑफिस वाले इंटरफेयर करने की कोशिश करें जिसका काम से कोई लेना देना नहीं है, इफ यू आर ड्रिंकिंग ऑन अ फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, जिसका आपके काम पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो आपकी पर्सनल हैबिट है, उसमें बैंक वाले इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर आप बैंक में काम करते हैं, जिस भी कंपनी में काम करते हैं, ये अनएथिकल है। ठीक है, उसके बाद अगर आप डाटा लीक करते हो, कोई भी कंपनी में आप काम करते हो, जो एक अपना इंटेलेक्चुअल डाटा होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, उनको संभाल के रखना है, उनको लीक करना अनएथिकल है। फिर अगर मान लो कि मेरे एक रिलेटिव का फोन आता है, मैं बैंक में काम करती हूँ, और मेरे ना रिलेटिव का फोन आता है कि ना आपकी तो जी बहन का रिश्ता हो रहा है, लेकिन वो जो लड़का है ना उसका सैलरी अकाउंट ना आपके बैंक में है, एक बार देख के बताना सैलरी कितनी है, लड़के के नाम पे कितना पैसा है, कि हमें डिसाइड करना है कि इसके साथ शादी करें या ना करें। ये करना कि उनको अपने सोशल डिसीजन में हेल्प करने के लिए ऑफिस के डाटा का इस्तेमाल करना, ये गलत है। ऑफिस के टाइम पे अपना पर्सनल काम करने लग जाना, दूसरों के काम का क्रेडिट लेना, ये सब अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो नहीं होनी चाहिए हैं। ठीक है, तो अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके कोड ऑफ कंडक्ट है, गाइडलाइंस है, रेगुलेटरी गाइडेंस है, तो उससे अनएथिकल कंडक्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपका अपने एम्प्लॉयज को कॉन्स्टेंटली ट्रैक मॉनिटर करना है, उनके काम को रिव्यू करना है, एनालाइज करना है,
इंडिविजुअल्स का असेसमेंट करना है, डिपार्टमेंट, डिवीजन, रीजन, जोन्स, सबका असेसमेंट करना है। ठीक है। अब ऑल्दो आपको भी पता है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको कॉन्स्टेंटली ट्रैक और मॉनिटर किया जा रहा है, आपको इनिशियली थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, बट दैट इज अ नीड। कई बार क्या होता है कि एक दो लोग अगर अच्छा काम नहीं कर रहे ना, सबके लिए नए रूल्स आ जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सोचना है। प्लस हमें ना अनएथिकल प्रैक्टिसेस को ग्रेड वाइज सेग्रीगेट करना है। अब मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में ना 3 टाइप के अनएथिकल प्रैक्टिस हुई। एक है जो पीएन है ना, वो दिन में 5 से 6 बार सिगरेट ब्रेक ले रहा है। लंच ब्रेक उसकी 45 मिनट्स की है या 1 घंटे की है, वो डेढ़ घंटा वापस नहीं आता लंच ब्रेक से। दूसरा है कि एक आपका जो कस्टमर है, उसने कंप्लेंट करी है कि आपके एम्प्लॉय बदतमीजी से बात करता है। तो एम्प्लॉय की गलती है, अनएथिकल काम कर रहा है, वो अपना पर्सनल बातें करता रहता है, कस्टमर्स की कंप्लेंट आई है। एक है एम्प्लॉय जिसने गबन कर लिया, इसने फ्रॉड करके पैसा चुरा लिया एम्प्लॉय ने कस्टमर्स का। तो ये तीनों ही अनएथिकल चीजें हैं, लेकिन क्या ये तीनों एक ही लेवल की मिस्टेक्स हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पीएन को हो सकता है वार्निंग देके छोड़ दो, है ना? और हो सकता है कि जो एम्प्लॉय है, जो कस्टमर से बदतमीजी से बात करता है, उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। और जो तीसरा है जिसने गबन कर लिया, ऑब्वियसली उस पे तो क्रिमिनल केस चलेगा और प्लस उसको नौकरी से भी निकाला जाएगा। तो अलग अलग अनएथिकल प्रैक्टिसेस के लिए अलग अलग उसकी सजा होनी चाहिए या एक्शंस होने चाहिए। सेम तराजू में आप सबको नहीं तोल सकते हो। ठीक है। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन में, विसल ब्लोइंग। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत हो रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हो, आप विसल ब्लो कर रहे हो। तो व्हिसल ब्लोइंग से क्या होता है, कई बार बहुत बड़े-बड़े कांड होने से पहले ही कंट्रोल में आ जाते हैं। आपको पता है कि आपका जो मैनेजर है, वो रिश्वत लेके लोन पास कर रहा है। आपने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, कंप्लेंट करा, तो ये व्हिसल ब्लोइंग है। तो व्हिसल ब्लोइंग है, अगर वो पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड है या आरबीआई में कोई व्हिसल ब्लोइंग करता है, तो वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंडर आता है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक और आरबीआई तो सीवीसी के अंडर आ गया। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं या जो फॉरेन बैंक्स हैं, उनके लिए है प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर स्कीम। 2007 में आरबीआई ने ये स्कीम लेके आई थी। तो ये 2 कैटेगरीज के लिए ये प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर स्कीम है। तो स्कीम में करप्शन, मिसयूज ऑफ ऑफिस, क्रिमिनल ऑफेंस, कोई आपको फ्रॉड हो रहा है, लग रहा है या सच में हो रहा है, या कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रही है जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है, रिस्क हो सकता है, डिपॉजिटर्स को नुकसान हो सकता है, रेपुटेशन खराब हो सकती है, आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। आप चाहे बैंक के एम्प्लॉय हो, कस्टमर हो, स्टेक होल्डर हो, एनजीओ हो, पब्लिक के मेंबर हो, आप आवाज उठा सकते हो। लेकिन नकली नाम से या बिना नाम की जो एप्लीकेशंस हैं, उन्हें एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर स्कीम के अंडर अगर आपको कंप्लेंट करनी है, तो नोडल एजेंसी आरबीआई है। सरकारी बैंकों में तो सीवीसी है, आरबीआई में आप काम करते हो वहां गड़बड़ है, सीवीसी। लेकिन प्राइवेट और जो फॉरेन बैंक्स हैं, उन्हें कंप्लेंट करनी है अंडर द प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर स्कीम, तो आरबीआई के पास कंप्लेंट जाएगी। जो कंप्लेंट करता है, आरबीआई उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखता है। लेकिन अगर आप झूठी कंप्लेंट करते हो, किसी को फंसाने के लिए कंप्लेंट करते हो, नकली कंप्लेंट करते हो, तो आपका नाम रिवील किया जा सकता है। जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट किया, उसको बताया जा सकता है कि इसने तुम्हारे खिलाफ नकली कंप्लेंट करी है। ठीक है। तो आपको जो कंप्लेंट करनी है अगर इस स्कीम के अंडर, तो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के पास एप्लीकेशन जाती है और सील्ड एनवेलप के अंदर आपका कंप्लेंट जाता है। इंडिया में वैसे ओवरऑल देखा जाए तो विसल ब्लोइंग लॉ भी है। विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2011 आया था। बहुत बार ऐसा देखा गया कि सरकारी ऑफिसर्स के या सरकारी तंत्र के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट करता था ना, तो इवन मार तक डाला जाता था उन्हें, और उन्हें बहुत हरास भी किया जाता था। तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट उनकी प्रोटेक्शन के लिए है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी पावर का मिसयूज करता है, करप्शन करता है, या फिर जो गवर्नमेंट बॉडीज, प्रोजेक्ट या ऑफिसेज में काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए है ये विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। तो उनके खिलाफ अगर आप कंप्लेंट करोगे, तो सीवीसी आपकी प्रोटेक्शन करेगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, अंडर द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। जेन्युइन कंप्लेंट होनी चाहिए है। आपकी आइडेंटिटी आपको आपकी रिवील नहीं की जाएगी पब्लिकली, लेकिन आपको झूठे नाम से या नकली नाम से आपको एप्लीकेशन नहीं भेजनी है। और वो हादसा होने के 7 साल के अंदर अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हो। जैसे आज मुझे पता लगा कि यहाँ पे इस सरकारी दफ्तर में गड़बड़ चल रही है, मैं कंप्लेंट करना चाहती हूँ, विसल ब्लो करना चाहती हूँ, तो 7 साल है मेरे पास। क्योंकि कई बार ना इमीडिएटली इंसान डर जाता है, लेकिन बाद में उसको सोच के लगता है कि नहीं, मुझे आवाज उठानी चाहिए, तो उसके पास 7 साल होते हैं।
नेक्स्ट वी हैव एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा होता है ऐसा सिचुएशन जहां पे आपके पास दो रास्ते हैं या तीन रास्ते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं जिसमें से आपको चूज करना है, लेकिन कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपको परफेक्ट सोल्यूशन लग रहा है। ठीक है, दोनों ही सही लग रहे हैं, दोनों ही परफेक्ट नहीं है, तो ये एथिकल डिलेमा है। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, अनप्रॉफिटेबल है। आपके पास एक तो रास्ता है कि कुछ इंप्लॉइज को नौकरी से निकाल लो, खर्चा कम कर लो, ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कर जाए। दूसरा कि आप ऑर्गेनाइजेशन ही बंद कर दो, सबकी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, तो आप इनमें से क्या चूज करना पसंद करोगे? ये डिलेमा है। हो सकता है सबको नौकरी से आप जब कुछ लोगों को नौकरी से निकालो तब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ना कमा पाए। दोनों ही सिचुएशन ऐसी हैं कि परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, तो ये डिलेमा है। तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी और सोशल जो परफॉर्मेंस है, एम्प्लॉय वेलफेयर, सोसाइटल इम्पैक्ट के बारे में सोचना है। तो आपको स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचना है, आपको अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचना है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, आपको उसके बारे में सोचना है। तो जब भी आपको कोई एथिकल डिलेमा रिजॉल्व करना है, तो आपको अपना पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करना पड़ेगा। मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में सोचो, क्रिएटिवली सोचो कि ऐसा कुछ हो कि जीत हार से ऊपर कि सबको ही फायदा हो जाए। ठीक है, तो आप कैसे एक एथिकल डिलेमा को रिजॉल्व कर सकते हो? या तो आप एंड रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग करो कि कौन सी अप्रोच चूज करने से मैक्सिमम लोगों को फायदा होगा, कम लोगों को नुकसान होगा। या तो आप यूटिलिटेरियन अप्रोच ये वाली अपना लो, ये रूल बेस्ड डियोंटोलॉजिकल अप्रोच के जो रूल बोलते हैं वही करूंगा मैं, तो मेरे को अपने पे बर्डन ही नहीं लेना। या केयर बेस्ड अप्रोच, कंपैशन एम्पैथी दिखाना कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता, मैं क्या चाहता, मेरे साथ क्या हो। तो इस तरीके से इन तीन में से किसी भी अप्रोच से आप अपना एथिकल डिलेमा रिजॉल्व कर सकते हो। एडिशनली आप क्या कर सकते हो, आपकी अप्रोच थोड़ा रीजनेबल पर्सुएसिव होनी चाहिए। हो सके तो तीसरा रास्ता चूज करो, है ना? और फिर डिसीजन लेके और बाद में आउटकम्स को फिर से स्टडी करो। हो सकता है कि ये जो सिचुएशन थी कि कंपनी बंद करें या फिर कुछ एम्प्लॉयज को निकाल दें, तीसरा रास्ता भी तो हो सकता है कि सारे एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग करो, उन्हें बोलो कि ऐसा हम नहीं चाहते किसी को भी निकालना, ना हम कंपनी बंद करना चाहते हैं, सब लोग पे कट ले लो, कंपनी के पास थोड़ा सा पैसा आ जाएगा, उससे बिजनेस चलता रहेगा। है ना? हो सकता है कि एम्प्लॉइज इस चीज से मान जाए कि नौकरी भी नहीं जाएगी किसी की भी, और पे कट लेना है बस, वो भी टेम्परेरी पीरियड के लिए। जब कंपनी रनिंग हो जाएगी दोबारा से अच्छे से, सबको पैसा मिलेगा पूरा पूरा। ठीक है, तो अब जब भी एक कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन डिलेमा सॉल्व करती है, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं कि कंपनी के क्या रूल्स प्रोसीजर हैं, कंपनी के क्या कल्चर है, क्या वैल्यूज हैं, उनके अथॉरिटी किस टाइप की है, स्ट्रक्चर हायरार्की कैसी है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, पुराने टाइम में क्या हो चुका है, पास्ट प्रेसिडेंट क्या है। इंडिविजुअल लेवल पे मान लो कंपनी का जो सीईओ है वो कैसा है, वो भी डिपेंड करेगा डिलेमा सॉल्व करने में। तो मैनेजर अपने रोल को कैसे देख रहा है, या जो ओनर है, सीईओ है, वो अपने रोल को कैसे देख रहा है, उसका पर्सनल बैकग्राउंड क्या है, उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, क्या वो बहुत ज्यादा सिंपैथी रखता है, ज्यादा सोसाइटी के बारे में सोचता है, ज्यादा प्रॉफिट के बारे में सोचता है, हार्ट से सोचता है या ब्रेन से सोचता है, दिमाग से सोचता है। ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि आप अपने डिलेमा को कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर में तो एथिकल डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बैंक टिका है ट्रस्ट पे। ट्रस्ट गया, लोगों का पैसा गया, लोग सब अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे, बैंक को डूबने में कुछ भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो जब भी आप एक बैंकर के तौर पे आप डिसीजन लेते हो, आपको देखना है ये कुछ चार चीजें। सबसे पहले आपको देखना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या वो मॉरली जस्टिफाइबल है, क्या जो मेरे मेथड है वो सही है, फेयर है, जस्ट है। ठीक है, क्या ये जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरी इंटेंशन है, एथिकल वैल्यूज जो ऑफ द कंपनी या मेरे पर्सनल वैल्यूज के साथ अलाइंड है। क्या इस डिसीजन लेने से किसी को हार्म होगा या इस डिसीजन से हार्म को मिनिमाइज किया जाएगा। अगर इनमें किसी भी चीज पे आपका डिसीजन फेल हो रहा है, इट मीन्स वो अनएथिकल डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, फिर लिन पेन ने ना एक अप्रोच निकाली थी कि आप कैसे एथिकल डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। उसने ना एक 4 पार्ट मॉरल कंपस अप्रोच निकाला था। कहीं पे भी आप अटक जाते हो ना एथिकल डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, तो आप लिन पेन का एक मॉरल कंपस अप्रोच अपना सकते हो। सबसे पहले वो बोलता है कि पर्पस देखो कि क्या ये जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ये कोई मीनिंगफुल गोल सर्व कर रहा है। फिर प्रिंसिपल, क्या ये जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे एथिकल लीगल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करता है। पीपल, क्या ये मेरे स्टेक होल्डर्स के राइट को रिस्पेक्ट करता है।
क्या मेरे पास पावर है ये करने की? ये सारी चीज़ें देखो, कभी भी आपको डिसीज़न लेना है अगर, इसके अलावा आप इस अप्रोच के अलावा 1-2 चीज़ें और सोच सकते हो कि क्या बैंक के लेवल पे ये डिसीज़न किसी पॉलिसी या लॉ को वायलेट तो नहीं करता? ठीक है? अगर ये चीज़ मीडिया में पब्लिश होगी, तो क्या मैं अनकंफर्टेबल रहूँगा? इसे न्यूज़पेपर टेस्ट बोलते हैं कि भई मैं ऐसा डिसीज़न ले रहा हूँ, कल अखबार में भी छप जाए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा बढ़िया डिसीज़न है। इट मीन्स वो अच्छा डिसीज़न है। लोगों को पता लग जाए, आपको उस चीज़ से डर लगता है, इट मीन्स आपके डिसीज़न में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है? फिर आपको सोचना है कि क्या ये मेरा डिसीज़न दूसरों के लिए पॉज़िटिव एग्ज़ाम्पल सेट कर रहा है? अगर हाँ है इन सब चीज़ों में, ठीक है? कि सब कुछ परफेक्ट है, देन यू आर मेकिंग अ एथिकल डिसीज़न। ठीक है? अब इस टॉपिक में आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं या फिर आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगला है अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन। अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन का मतलब होता है जब कोई इंसान अपनी अथॉरिटी को यूज करता है अपना पर्सनल फायदा उठाने के लिए। अब देखो, अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ के पद पे हूँ या मैनेजर के तौर पे काम कर रही हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीजें मिली होंगी, कंपनी की तरफ से कार मिली होगी कि अगर तुमने कंपनी के काम के लिए ट्रैवल करना है ना, तो तुम इस कार से ट्रैवल कर सकती हो सकता है ऐसा। ठीक है? लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, उस कार से पर्सनल काम कर रही हूँ। अपने घर वालों को वो कार दे दी कि तुम अपने पर्सनल उसके लिए चलाओ, या मेरे पास पावर है कि मैं आपको अपना काम डेलीगेट कर सकती हूँ। अगर मेरे पास काम ज़रूरत से ज़्यादा है, मैं अपने जूनियर्स को काम डेलीगेट कर सकती हूँ। वो ट्रेन भी हो जाएँगे और काम भी इवनली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सारा काम आपको दे रही हूँ। तो मैं अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही हूँ। ये एक बहुत अनएथिकल चीज़ है जो हम आम लाइफ़ में देखने को देखते हैं। फिर आती है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग इंडिया में बिल्कुल भी मोस्टली अलाउड नहीं है, ये एक माल प्रैक्टिस है। मान लो मैं जियो कंपनी में काम करती हूँ, ठीक है? अब जियो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या डिस्कस करते हैं, अंदर मैनेजमेंट में क्या डिस्कस होता है, मुझे पता है। मेरे पास जियो कंपनी के शेयर्स हैं, मेरी फैमिली के पास जियो कंपनी के शेयर्स हैं। मुझे पता है कि जियो कंपनी की अभी जो अगली रिपोर्ट आने वाली है ना, ये अच्छी नहीं है। ये रिपोर्ट आते ही कंपनी के शेयर्स की वैल्यू गिर जाएगी। मैं जल्दी से खुद भी शेयर्स बेच देती हूँ, है ना? और अपने रिलेटिव्स को भी फ़ोन करके बोल देती हूँ जिनके पास भी शेयर्स होते हैं कि बेच दो इन शेयर्स को, इनकी वैल्यू गिरने वाली है। मैंने उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जो नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, अपना फ़ायदा उठाने के लिए। मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि मैं कंपनी में काम करती हूँ। तो मैं इनसाइडर हूँ कंपनी में, तो मैं इनसाइडर ट्रेडिंग कर रही हूँ। चाहे मेरे को फ़ायदा हो रहा है उससे, चाहे मेरे घरवालों को फ़ायदा हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स को फ़ायदा हो रहा है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग है जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है? फिर एज़ अ बैंकर या एज़ एन एम्प्लॉयी बहुत बार आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ डील करते हो। कुछ कंपनीज़ के ट्रेड सीक्रेट आपके पास आ सकते हैं। हो सकता है कोई कंपनी आपसे लोन लेने आई है, उनके लोन की जो डॉक्यूमेंटेशन है, उनमें आपको उनके ट्रेड सीक्रेट नज़र आते हैं। आपको उनको कॉन्फिडेंशियल रखना है, चाहे स्टेक होल्डर का डेटा है, कस्टमर का डेटा है, वेंडर का डेटा है, कुछ भी है। उनका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनको सेफगार्ड करना आपकी ज़िम्मेदारी है। प्लस ब्राइब लेना-देना दोनों ही अपराध हैं। बैंकर के तौर पे भी बहुत बार आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आएगा कि कस्टमर बोलेगा, "सर कुछ ले दे के मेरा लोन पास करवा दो।" तो दैट्स इल्लीगल, ठीक है? ब्राइब सिर्फ मॉनेटरी नहीं होती है, हो सकता है क्योंकि फेवर देने की बात करें, ठीक है? कि आप ना मेरा लोन पास करा दो, आपके बच्चे का एडमिशन मैं वहाँ पे बड़े स्कूल में करवा दूँगा, मेरी जान-पहचान है। तो पैसे नहीं मिल रहे हैं मुझे, है ना? लेकिन इवन अगर कोई ऐसा मनी फेवर कुछ भी प्रॉमिस किया जा रहा है जो मेरी जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि मैं एक पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे हूँ, तो ये ब्राइब है। उसके बाद आता है जॉब डिस्क्रिमिनेशन। जॉब डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेस पे तब होता है जब कुछ पीपल, कुछ पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को अनफेयरली ट्रीट किया जाता है, अनइक्वली ट्रीट किया जाता है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जिनका जॉब से लेना देना नहीं है। ठीक है? अगर एक डिसेबल्ड पर्सन है, हो सकता है उसे चलने में दिक्कत है, लेकिन उससे उसकी जॉब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसको जॉब नहीं दी जा रही। ही इज़ वेल क्वालिफाइड, ही इज़ द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, जस्ट बिकॉज़ वो डिसेबल्ड है। ये किसी के कलर, रेस, सेक्स के बेसिस पे, किसी की जेंडर आइडेंटिटी, किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेस पे, किसी की एज के बेसिस पे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हो, तो फिर वो जॉब डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है? अब मान लो एक पर्सन है, वो पुलिस में भर्ती होना चाहता है, लेकिन उसकी आई साइट बहुत ही ज़्यादा वीक है। उसको पुलिस में ना रखना, ये जॉब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि वो तो रिक्वायरमेंट है ना पुलिस में जाने की। तो वो जॉब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। देन वी हैव सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट में अगर आप किसी के साथ सेक्सुअली इम्प्लिसिट टोन में बात करते हैं,
कोई जेस्चर करता है, कोई इनअप्रोप्रिएट वीडियो दिखाता है, कोई फेवर मांगता है सेक्सुअली, ये सब कुछ सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। कोई सिर्फ इशारे भी कर रहा है गलत, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा। सेक्सुअल हरासमेंट फिजिकल वर्बल किसी भी तौर पे हो सकती है। ठीक है, तो इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट है, जो कि विमेन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। इससे पहले विशाखा गाइडलाइंस थे बाय सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट विमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। अब इसके रिगार्डिंग हम एक कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मई 25 में पूछा गया था केस स्टडी कि आप एक रेपुटेड कंपनी में एचआर प्रोफेशनल हो, आपका एक क्लोज फ्रेंड आपके साथ ही काम करता है, उसकी फैमिली आपको डिनर पे इनवाइट करती है और उसकी मदर आपको डिनर के टाइम पे पूछती है कि अरे इंक्रीमेंट और प्रमोशन का टाइम आ गया, मेरे बेटे के बारे में बताना, प्रमोट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आपको पता है कि भाई ये तो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, ये मैं नहीं रिवील कर सकता, आप क्या करोगे? क्या सबसे एथिकल रिस्पॉन्स होगा? डोंट वरी, ही इज डूइंग ग्रेट, आई हैव सीन हिज फाइल्स, आई थिंक ही विल गेट अ प्रमोशन ना। आप इंटरनल इन्फॉर्मेशन पहले बता ही नहीं सकते हो। आपको क्या बोलना है कि सॉरी आई कैन नॉट डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन इवन दो वी आर फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सबसे एथिकल, आपका रिस्पेक्टफुली आपने मना कर दिया। ठीक है, आप बताओ कि मुझे ये पता है ऑफ द रिकॉर्ड, या मुझे पता है एचआर मीटिंग में क्या होने वाला, ये सब आप रिवील नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला आपको पूछा गया था मई 25 में, अनएथिकल बिहेवियर एट वर्क प्लेस कैन बी कॉज्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? लैक ऑफ फियर ऑफ एक्शन, इन्फ्लुएंस ऑफ को एम्प्लॉइज, क्लोज सर्विलेंस। आपको कोई टेंशन ही नहीं है आप पे कोई एक्शन होगा, ऑब्वियसली अनएथिकल बिहेवियर होगा। आपका इंप्लॉई आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है गलत काम करने के लिए। क्लोज सर्वेलेंस तो अनएथिकल बिहेवियर को रोकता है। ठीक है, तो 1 और 2 यानी कि ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अक्टूबर 24 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्क एथिक्स इज करेक्ट? वर्क एथिक्स आर यूनिवर्सली आइडेंटिकल अक्रॉस ऑल कल्चर्स, रिलीजन एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमने डिस्कस किया था कि वर्क एथिक्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीज, रिलीजन में डिफरेंट होते हैं। Employees with high work ethics are typically detached and prefer better pay or comfort over responsibilities. Work ethics can be understanding by analyzing an employee's engagement with the task, subordinates and external stakeholders. तो ये करेक्ट आंसर है। आपको किसी की वर्क एथिक्स समझने हैं तो आप उसको टास्क से कैसे एंगेज करता है, सबॉर्डिनेट्स, एक्सटर्नल होल्डर्स के साथ कैसे एंगेज करता है, आप उसकी वर्क एथिक्स समझ सकते हो। ठीक है, अब जो वर्क एथिक्स हाई रखता है ना, वो सिर्फ कंफर्ट के बारे में नहीं सोचेगा, वो टास्क और पे दोनों के बारे में सोचेगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रेफर बेटर पे और कंफर्ट ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, की रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागने वाला इंसान थोड़ा ना वर्क एथिक्स फॉलो करता है, तो ये तो गलत है। वर्क एथिक्स आर इंटायरली इनेट एंड कैन नॉट बी डेवलप थ्रू ट्रेनिंग एंड इंटरवेंशन, ये गलत है। वर्क एथिक्स को ट्रेनिंग के थ्रू इंप्रूव किया जा सकता है। तो यहाँ पे तो सी करेक्ट आंसर था। अगला भी अक्टूबर 24 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एथिकल वर्क प्लेस? इग्नोरिंग कस्टमर क्वेरीज टू फोकस ऑन कोर टास्क, कस्टमर की क्वेरीज को इग्नोर करना इज अनएथिकल। प्रोवाइडिंग वेग एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन टू कस्टमर, अगेन अनएथिकल। रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स बाय फ्रंट ऑफिस पर्सनल, एथिकल। लो एनर्जी लेवल्स एंड मिनिमल कमिटमेंट टू टास्क, अगेन अनएथिकल। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। अगला है, when a senior manager gives direction to an employee, what course of action should an employee take? आपका मैनेजर आपको कोई काम देता है, आप क्या करोगे? अग्री विद ऑल इंस्ट्रक्शंस, अग्री विद लीगल इंस्ट्रक्शंस ओनली इंस्ट्रक्शंस दैट ही वांट्स टू फॉलो, या नन ऑफ दी अबव? तो अगर आपका कोई सीनियर आपको कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो ऑब्वियसली जो लीगल हैं उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको एथिकल डिलेमा को रिजॉल्व करना है, कैसे रिजॉल्व करोगे? ये जून 24 में पूछा गया था। एंड रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग, रूल बेस्ड थिंकिंग, केयर बेस्ड थिंकिंग, प्रॉफिट बेस्ड थिंकिंग। देखो प्रॉफिट बेस्ड थिंकिंग नहीं होती है डिलेमा रिजॉल्व करने में, या तो एंड रिजल्ट के बारे में सोचो, रूल्स के बारे में सोचो, या कंपैशन एम्पैथी के थ्रू केयर बेस्ड थिंकिंग रखो। तो 1 2 3, सो ऑल एक्सेप्ट 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस तो खत्म हो जाते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट समथिंग के देखो कम समय रह गया है और हमें हाईली फोकस्ड अप्रोच रखनी है। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छा प्रिपरेशन है, वेल एंड गुड, आप हमारी सीरीज फॉलो कर सकते हो। जल्दी ही 10 MCQs अ डे सीरीज भी आने वाली है फ्रॉम मंडे, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। लेकिन अगर आपने अभी भी बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया है, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो edutap.in,
कोर्सेज में आप JIB कोर्सेज पे जा सकते हो, नॉट बैंकिंग कोर्सेज, JIB कोर्सेज पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको एक तो कंप्लीट मास्टर कोर्स नजर आएगा जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड रिकॉर्डिंग्स हैं, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज MCQs हैं, और एग्जाम से जस्ट पहले, एग्जाम से कुछ दिन पहले ही आपके लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो आप, PYQs डाउनलोड कर सकते हो, टीचर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प नहीं चाहिए, किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको हेल्प चाहिए तो AFM, RBWM, IFS, PPB के इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी हैं। एनरोल करने से पहले टीचिंग देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे ₹1 में यहाँ पे 3 आवर ट्रायल कोर्स भी है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है, क्योंकि इसमें मॉक टेस्ट है टोटल 40, हर सब्जेक्ट के 10, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं डाउनलोडेबल फॉर्म में, प्लस आपको हर एक चैप्टर के MCQs भी मिल रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज में सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लोगे ना अगर ये 50% भी, यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन। ठीक है, क्योंकि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है साथ में। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ यूट्यूब से करना है, दैट्स ऑल्सो गुड इनफ। सो कोई भी क्वेरी हो आप मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, या फिर इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।